अंदाजा लगा सकते हैं। यही स्थिति कांग्रेस की लिस्ट आने दो, वहां भी होगी। बहरहाल तो कैंडिडेट की घोषणा में बीजेपी आगे है, कांग्रेस की लिस्ट भी इस वक्त लंबित है। हो सकता है कि देर रात तक आ जाए, लेकिन उसके बीच में आरोप प्रत्यारोप भारी भरकम है। बीजेपी की तरफ से गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाए गए हैं। कांग्रेस कहती है कि सरकार ने सिर्फ जुमले किए, ना कि कोई काम किया। और बाकी दलों को आपने सुना, अजय सिंह चौटाला को आपने सुना, उनका कहना है कि उधार के कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास है, हमारे ही तमाम लोग उनके प्रत्याशी हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। खेमचंद शर्मा है बीजेपी के नेता हमारे साथ, बहुत स्वागत है खेमचंद शर्मा आपका। सुरेश रोड़ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सुरेश रोड़ आपका। अमनदीप केसरी है इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अमनदीप आपका। और अजय चौधरी हैं जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अजय आपका भी। खेमचंद शर्मा साहब, एक चीज में तो आपने एज ले लिया कि आपने लिस्ट जारी कर दी, और दूसरी सूची में कमोबेश आपने 87 कैंडिडेट मैदान पे उतार दिए, सबके नाम सामने है। लेकिन उसके बाद सवाल यह उठा कि भगदड़ की स्थिति मच जाएगी दूसरी लिस्ट के बाद भी, बगावत के सुर भी आएंगे, क्योंकि पहली लिस्ट के बाद भी कुछ लोगों ने वो रंग दिखाया। ये होता रहता है। लेकिन जो बदलाव आपने किए कि सिटिंग आपके जो मिनिस्टर हैं उनके भी टिकट काटे गए, विपक्ष कह रहा है कि यही हाल हर जगह का है। आपके पास कैंडिडेट नहीं थे, बहुत सारे कैंडिडेट आपने उधार के लेके अपने पास जोड़ लिए हैं। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहती हुई गंगा है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की गारंटी की उसी को टिकट बार बार मिलेगी या एक परिवार को टिकट बार बार मिलेगी। यहाँ पे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और करोड़ों कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती है। उन्हीं कार्यकर्ताओं में समय के अनुसार जो उचित होता है, समय के अनुसार पार्टी उनको जिम्मेदारी देती है, और वैसा ही अभी हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिनको भी जिम्मेदारी दी है, उचित कैंडिडेट हैं। और रही बात हमारे यहाँ भगदड़ की, आप कहते हैं इलेक्शन में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज हो सकता है, लेकिन वो कभी भी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की ना मंशा रखता है और ना ही पहुंचाने की कोशिश करता है। और 2-4 दिन में जो उनकी नाराजगी है वो भी दूर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी और लोकल जो संघ के नेता हैं या फिर समाज के लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं और वो मान जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देने के लिए समाज में आया हुआ है, देने के लिए जुड़ता है, ना कि लेने के लिए। कांग्रेस में तो ये है कि मेरे को क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, तभी मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही सिखाया जाता है कि आपको समय भी देना है, पैसा भी लगाना है, सब कुछ देना है। आपको पार्टी और देश को सब कुछ देना है। तो जब देने की भावना होती है तो इंसान है, क्षणभंगुर, थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो सकता है, लेकिन वो लंबा नहीं चलने वाला। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए हर जगह दौड़ थी, 30-30, 40-40, 50-50 कैंडिडेट थे, और सभी ऐसे कैंडिडेट थे कि जो जीत सकते हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः हरियाणा में इलेक्शन जीतने जा रही है, क्योंकि जहां जीत होती है, जहां उम्मीद होती है, वहीं लोग ज्यादा टिकट मांगते हैं। अगर उम्मीद ही नहीं है तो टिकट मांगेगा क्यों, ईडी क्यों होगी, दावेदारी क्यों होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना जो झुकाव है, इतना जो रिस्पॉन्स है, वो अपने आप में प्रूव करता है कि भारतीय जनता पार्टी थर्ड टाइम हरियाणा में अपने दम पे सरकार बनाने जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनाने जा रही है। ठीक है सुरेश रोड साहब, एक तरफ आपकी लिस्ट का इंतजार है, और जैसा मैंने ही बताया कि जो इस वक्त आप लोगों की बैठक चल रही है दिल्ली में, उसके बाद हो सकता है कि आज कुछ देर के बाद ही वो लिस्ट आ भी जाए और सारे नाम सामने आ जाएंगे। लेकिन नाम पर ही सवाल खड़ी कर रही है बीजेपी। आपने अभी सुना विप्लव देव को, आपने सुना अभी अनिल विज साहब को। वो कह रहे हैं कि आपके पास जो कैंडिडेट हैं, इतने सारे आवेदन आने के बाद अपराधियों को आपने टिकट दे दिया, या जिनके ऊपर कोई आरोप है, ईडी का शिकंजा है, उनको आपने टिकट दे दिया। दो बातें, एक तरफ तो है कि आपकी लिस्ट आपने वेट एंड वॉच की स्थिति में कि बीजेपी अपनी टिकट दे दे, नाम सामने आ जाए तो फिर ऐलान करें। यह रणनीति होती है, कूटनीति होती है, उसमें किसी को आपत्ति भी नहीं है। लेकिन जो आरोप है उस पर क्या कहेंगे? अतुल जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आज देर रात तक हमारी सूची जो है वो आपके सामने होगी और देशवासियों को अवगत करा दिया जाएगा। और दूसरी बात जो आपने कही कि कांग्रेस पार्टी, जैसे आपने जिक्र किया, अभी मैं सुन भी पा रहा था, मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, शायद कुमार साहब का नाम ले रहे थे, छोकर जी का नाम ले रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया, जो हमारे टिकट 41 आपके सामने अभी तक आए हैं, तो उनमें कोर्ट से कन्विक्टेड व्यक्ति को टिकट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। यहाँ पर चाहे कोई दल बदलू के तौर पे आए हों, चाहे परिवारवाद के तौर पे आए हों, कहीं किरण चौधरी जी की बेटी को टिकट दे दिया, कहीं आरती राव जी को टिकट दे दिया, राविंदर जी नाराज हो रहे थे। और यही नहीं, आज एक दूसरी सूची की मैं बात बताता हूँ कि नारायणगढ़ से
माननीय मुख्यमंत्री जी जो उनका हल्का था नारायणगढ़, नायब सिंह सैनी जी, उनको लाडवा भेज दिया गया और लाडवा से डॉक्टर पवन सैनी को वहां पर भेज दिया गया। तो क्या औचित्य बनता है? इसका मतलब दोनों लोगों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ठीक से काम नहीं किया और नए चेहरे के तौर पे लोगों को भ्रमित करने के लिए ये एक प्लानिंग बना दी कि आप उसकी जगह लड़ लो, आप उसकी जगह लड़ लो। 50 किलोमीटर से ज्यादा का अंतर होगा नारायणगढ़ में और लाडवा में। एक पेवा की घटना आपके सामने आई अतुल जी, वहां पर हमारे कमलजीत अजराना इनके जो कैंडिडेट थे, उन्होंने एक तरह से पीछे हट गए। उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। वो कुरुक्षेत्र में रहते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा शायद उनकी आत्मा की आवाज आई होगी कि पीछे हटने में फायदा है। दोनों कारणों से, या तो उनकी विचारधारा मेल नहीं खाई होगी या फिर उन्होंने लगा होगा कि लोगों में भारी विरोध है भारतीय जनता पार्टी का, मैं समाज से भी क्यों अपनी एक तरह से दूरी बनाऊं, इस कारण से वो पीछे हटे और वहां पर इन्होंने कुरुक्षेत्र से डीडी शर्मा जी को भेज दिया। क्या पूरे पेवा विधानसभा में कोई इनके पास उम्मीदवार नहीं था? कांग्रेस पार्टी में ऐसी घटनाएं आपको इस सूची में नहीं मिलेगी कि 100 किलोमीटर दूर के व्यक्तियों को कहीं भी डाल दिया। मतलब एक तरीके से अतुल जी, आप भी मानोगे मेरी बात, एक तरीके से ये खाना पूर्ति की जा रही है। यानी ऐसा लगता है इनकी लिस्ट पढ़ के कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। रामविलास शर्मा जी कितने बड़े कद्दावर नेता हैं, तो वो बेचारे चीफ मिनिस्टर के सपने कितने सालों से ले रहे हैं, उनको अभी तक टिकट नहीं दिया गया। महेंद्रगढ़ की सीट खाली पड़ी हुई है। एक डिबेट पे मैं था पिछले 2 घंटे पहले न्यूज 18 पे, वहां पर बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे हमारे तो 2 ही 3 बची हैं। मैंने कहा जो जिज्ञासा है वो 2-3 बचती हैं तभी होती है। अगर आपकी 50 सीट होगी तो मीडिया आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन आपने 2 या 3 सीट क्यों छोड़ दी? 2-3 सीट के लिए ना तो सीसी बुलाई जाती, ना स्क्रीनिंग बुलाई जाती। वहां पर रामविलास शर्मा जी, चौंकाने वाली बात है। मैं एक बात आपको दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और प्रदेश में जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं वो सिर चढ़कर बोल रहे हैं। लोग अब इनसे 750 किसानों की शहीदी का भी जवाब मांगेंगे और बेरोजगारी जो इन्होंने जुट के फैलाई उस पर भी जवाब इनको देना पड़ेगा। खिलाड़ी बेटियों के अपमान पे भी जवाब देना होगा। और हर घर में हरियाणा में एक फौजी है तो पुलवामा कांड की आज तक जांच कराकर दोषियों को ये पता ही नहीं लगा पाए सजा तो क्या देंगे। पुलवामा कांड के ऊपर भी हरियाणा के जवान और किसान इनसे जवाब मांगेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की ये हालात बन गई है कि इनके प्रत्याशी, जैसे पेवा की मैंने घटना बताई, एक तरह से मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। और श्रीमती सावित्री जिंदल, उनका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। उन्होंने आजाद लड़ने की घोषणा की है। अभी नए नए आए थे जिंदल साहब और मेंबर पार्लियामेंट भी बन गए, लेकिन उनकी माता श्रीमती सावित्री जिंदल जी जो पूर्व में मंत्री भी रही हैं, तो उन्होंने खुद कहा है कि हम आजाद लड़ेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी में, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि कोई भी विरोध नहीं है, इनकी ना कोई विचारधारा है। इन प्रत्याशियों के साथ जो घोषित किए गए हैं ये आनन फानन में पकड़कर खाना पूर्ति कर दी गई है। अब ये देखना जब मैदान में जाएंगे तो इस बार आपको ये चुनाव मीडिया के लिए बहुत एक तरीके से जिज्ञासा भरा होगा आपके लिए। आपको तरह तरह के नजारे इस चुनाव में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दाएं बाएं के लोगों को पकड़कर, सत्ता है इनके पास, ईडी है इनके पास, सीबीआई है, जवाब बनाकर इन्होंने 90 कैंडिडेट तो ढूंढ लिए, लेकिन वो कैंडिडेट क्रिस्मे क्या करेंगे? वो अजीबोगरीब घटनाएं ऐसी करेंगे कि लोकतंत्र में पहली बार सुनने को मिलेगी। खेमचंद शर्मा, जल्दी से जवाब दीजिए रोड साहब का। उन्होंने एक लाइन में उस बात को खारिज कर दिया जिसके लिए आपके सह प्रभारी विप्लव देव या फिर अनिल विज साहब, उन्होंने कहा कि आप लोग अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। जो सुरेश रोड का कहना है, वो कहते हैं कि हमने किसी कन्विक्टेड को नहीं दिया है, आरोप तो लगते रहते हैं। आरोप ईडी का आरोप तो इनके हाथ में है, किसी पे भी लगा। देखिए, आरोप भी लगते रहते हैं इनके। लोग तो हम सभी जानते हैं इनकी जो शीर्ष लीडरशिप है वो जमानत पे है, फिर भी इनको परवाह नहीं है। तो इनको करप्शन से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो करप्शन में 100% इन्वॉल्व है। इनका शायद ही कोई ऐसा नेता होगा, सुरेश जी जैसा कोई अच्छा नेता होगा जो करप्शन में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन बाकी के जो अधिकतर नेता है वो करप्शन में इन्वॉल्व है। अभी ये कह रहे हैं हमारी सरकार बनी, किस आधार पे आपकी सरकार बन रही है? 1 रैंक 1 पेंशन हमने इम्प्लीमेंट किया, सैनिकों को सुविधाएं देने का काम हमने किया है। अभी आप भी पुलवामा की बात कर रहे हैं, फिर से आप हमारे सेना ने जो स्टेटमेंट दी है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। फिर से आप सेना का अपमान कर रहे हैं, सेना के शहीदों का अपमान कर रहे हैं, सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके दुश्मनों को जवाब दिया और सेना ने जो बोल दिया उस पर सवाल उठा के फिर से आप वही अपराध कर रहे हैं। और ये अपराध आपको हरियाणा के इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। आप बहनों की बातें करते हैं, लेकिन बंगाल में आप चुप हो जाते हैं। और जहां पे समाजवादी पार्टी के नेता बार बार पकड़े जा रहे हैं,
अलग अलग बच्चियों के साथ, नाबालिगों के साथ उनको उठा के उनके साथ बार बार रेप कर रहे हैं, उस पर चुप रहते हैं। तो आपकी जो पिक एंड चूज वाली राजनीति है पूरा देश देख रहा है। मणिपुर को भी हम तो नहीं भूले, हमने तो संसद में भी चर्चा की है, हम तो हर जगह चर्चा कर रहे हो। मणिपुर की समस्या आज की नहीं है, आप तो बड़े हैं, आपकी उम्र इतनी है कि आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि मणिपुर की समस्या कांग्रेस की क्रिएट की हुई है। किस तरीके से वहां पे बाहर के लोगों को घुसाया गया, किस तरीके से वहां पे बाहर की घुसपैठियों को घुसा के आपने डेमोग्राफी को चेंज किया। वहां पे जो संघर्ष, सामाजिक संघर्ष किसने पैदा किया, वो कांग्रेस ने पैदा किया। हमने, हमारे तो 7-8 साल की सत्ता में बिल्कुल शांति थी, 100% शांति थी। कोर्ट के डिसीजन के बाद वो विद्रोह फिर से हुआ, फिर से झगड़ा, लेकिन हमने उसको स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की। आप पूरे विश्व में क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, मणिपुर मणिपुर मणिपुर। लेकिन आप ये नहीं बोलते कि आप जहां पे रूलिंग में हो, आप कहते हैं कि आप संभाल लोगे। हिमाचल में क्या हो रहा है, आप सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं, आप हरियाणा को संभाल लोगे। एक छोटा प्रदेश जहां पे आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, वहां सैलरी देने के लिए आपको इंतजार करना पड़ रहा है कि कब केंद्र सरकार ग्रांट दे और हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे। वहां क्या डेवलपमेंट करोगे। कर्नाटक में क्या हुआ, आपने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वहां पे आपको बिजली भी बढ़ानी पड़ी और आपने वहां पे जो जितनी भी सुविधाएं दी थी उसका आपने 20% भी इंप्लीमेंट नहीं किया। रोड साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में जाऊंगा बाकी मेहमानों के बोल सकते हैं आप, समाज सुन लेते हैं शर्मा जी, 1 मिनट सुन लेते हैं। राहुल गांधी ने कितना झूठ बोला है, खेमचंद शर्मा सुन लेते हैं। पगड़ी बांधने के लिए पूछना पड़ता है, हाँ, गुरुद्वारा जाने के लिए पूछना पड़ता है। ये स्थिति हमारी सत्ता में नहीं है, ये तब थी जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। सरदारों को मारा गया, सिख भाइयों को मारा गया, उनकी पगड़ी उतारी गई, उनके बाल काटे गए। आज वैसी स्थिति नहीं है। लोग देख रहे हैं, आप वो लोग हो जो भारत को बदनाम करते हो। और हरियाणा के युवा सेना में भी हैं, देश विदेश में भी हैं, वो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी लोग हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूं। खेमचंद शर्मा इसका जवाब ले